गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। वाई क्वेश्चन ऐसे आ जाए क्यों नहीं होती, तो हमें उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। भाई कंपटीशन कई बार क्वेश्चन आया है या बोर्ड में भी आता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, सबसे पहले आपने आर लिया और पी लिया। टाइम क्या था? जीरो था। टाइम क्या हमारे पास? जीरो। आप सभी को पहले बताया था कि मैंने बताया था ये जो कंसेप्ट ना सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। टाइम जब जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान ली, ए ठीक है। टी टाइम पे 1a-x ये लेते हैं। और अगर मान लो टी हाफ आ जाए तो मैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, ठीक है। तो मैंने सपोज किया कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100%, यही थी 100%। मतलब शुरू शुरू जब टाइम जीरो था तो हमारे पास रिएक्टेंट 100% था। और अगर मैं कहूँ टी हाफ पे कितना था तो आप बोलोगे 100/2 मतलब 50%। यहाँ a-x है, x अगर हमें पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा। अगर मैं कहूँ कि t अगर 100% कन्वर्ट हो जाए, मतलब अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाए पूरी, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारे पास a-x कितना होगा? अगर ये 100% पूरी हो जाए तो हमारे पास यहाँ तो प्रोडक्ट बन जाएगा 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100 माइनस 100 इसका मतलब जीरो। a-x हमारे पास कितना हो जाएगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? पता लग गया ना। मैंने वो टाइम है जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गई पूरी। तो कंप्लीट पूरी हो गई मतलब ये था शुरू में 100, x मतलब कन्वर्ट पूरी हो गई 100, तो आपका a-x जीरो आ गया। अब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखो, k इक्वल टू 0.303 अपॉन t 100%, लोग a अपॉन a-x। तो मैं लिखता हूँ t 100, देखो 100 लिख दिया ना यहाँ पे, यहाँ आया 2.303 अपॉन के लोग a कितना है? 100, और a-x कंप्लीट हुई है ना तो कितना आ गया? जीरो आ गया। तो एक मैं बताऊं, किसी भी चीज का भाग दोगे जीरो में, यानी किसी भी चीज को जीरो में भाग दो, इधर ए कुछ भी हो, इधर 100 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन अब आप जीरो का डिवाइड करते हो ना तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। मतलब हमारे पास आ गया 2.303 अपॉन के, और यहाँ आ गया इनफाइनाइट। जब इसका भाग दोगे तो क्या आ गया? टी 100 क्या आ गया? इनफाइनाइट। तो यहाँ हमसे हमें ये प्रूव हो गया कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को अगर आप 100% मतलब कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और इनफाइनाइट टाइम कुछ होता ही नहीं है, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को हम कंप्लीट नहीं कर सकते, या फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। अब क्या है, आगे देखते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको इंटीग्रल रेट इक्वेशन बताया, जीरो ऑर्डर का बताया। अपने सिलेबस में सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमें वो आना तो चाहिए। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। अब एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको जिससे आप सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का भी इंटीग्रल रेट इक्वेशन याद कर सकते हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, उसको हम फॉर्मूला में के एन टी इक्वल 1/n-1, ब्रैकेट बनाओ 1a-x n-1, ठीक है, माइनस a-n-1। ये है वो ट्रिक जिससे हम किसी भी ऑर्डर की इंटीग्रल रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। एन यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ध्यान देना, जैसे मान लो ये आर था, ये पी है। जब टाइम जीरो था तो ये ए था, जब टाइम टी था तो ये a-x था। यही पढ़ते हैं हम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में अगर आप बात करते हो या कंपटीशन किसी बुक में बात करते हो तो इसको तो बोलते हैं हम आर नोट, ठीक है, और इसको बोलते हैं आर। आर बोल दो या टी बोल दो, टी टाइम पे इसलिए, तो ये आर टी, ठीक है। तो जैसे आप कंफ्यूज होते हो ना, a-x मतलब आर है, ठीक है, और यहाँ पे ए का मतलब है आर नोट। तो इस तरह से मिलता है आपको। जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कई स्टूडेंट या कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको इसी तरह से पढ़ाया जाता है
और अगर आप अपनी बुक की बात कर रहे हो तो a अपॉन a माइनस एक्स भी बोलते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमारे पास आ गया n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, n बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो K2 मतलब सेकंड ऑर्डर के लिए लिख दिया, T है 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, r लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो r t 2 माइनस 1 2 माइनस 1 या a माइनस एक्स पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1 बाय a को क्या लिख सकते हो, r नॉट 2 माइनस 1, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया K2 सेकंड ऑर्डर का है, एक कांस्टेंट 1 अपॉन 1 आ गए, तो इसका मतलब 1 अपॉन t ब्रैकेट 1 हो गया ना, तो t को नीचे भेज दिया, 1 अपॉन r t 1 आ गया माइनस 1 अपॉन r नॉट। ये हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन आ गया हमारे पास। इस r की जगह आप a माइनस एक्स भी रख सकते हो और इस r नॉट की जगह आप a भी रख सकते हो, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन और ये उसकी t टाइम पे जो कंसंट्रेशन है उसकी बात हो रही है। तो इसको आप जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा है उसको आप याद कर लेना। मतलब ये जो फॉर्मूला है देखो, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को हम डेरिवेशन करके निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर वो सेकंड ऑर्डर आप ऐसे निकाल दो, थर्ड ऑर्डर भी आप ऐसे निकाल सकते हो, n की जगह 3 रख देना थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की, यहाँ पर 3 यहाँ पे 3, तो ये 2 2 आ जाएगा ये सब। इस r की जगह r की जगह a माइनस एक्स रख सकते हो और इस r नोट की जगह आप a रख सकते हो, मतलब हम यहाँ पे a माइनस एक्स और a भी रख सकते हैं। अब बात आती है कि सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या है। सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालने की वही कंडीशन, जब t हाफ होगा तो a क्या हो जाएगा, a/2 आधा हो जाएगा ना ये, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो r0/2, ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब आप हाफ लाइफ करते हो तो K2 इक्वल 1/t हाफ, सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट 1 अपॉन RT क्या है, यही तो है। तो जब आप t की जगह t हाफ रख रहे हो, इसका मतलब RT की जगह रखोगे r0/2 रख दो, तो r0/2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन r0, ये तो है ही। देखो एक बार कोई दिक्कत है इसमें, अब इस 2 को ऊपर भेज दो तो ये 2 हो जाएगा ऊपर यहाँ पे, जो कि हमारे पास, फिर आप इसे सोल्व करो तो 1/K2 मतलब सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, और ये t हाफ है, यहाँ पर एलसीएम ले लो r0, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये आ गया, ठीक है, हो गया नहीं। देखो इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे 2 माइनस 1, तो हमारे पास आ गया t हाफ बराबर 1 अपॉन K2 हाफ नॉट, ये आ गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ। K2 यहाँ पे डिनोट कर रहा है रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर का। अब R नॉट कीजिए, क्या लिख सकते हो आप, A रख दो जैसे आप पढ़ते हो, तो T1/2 बराबर 1/K2A। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्स में है। देखो इनवर्स में होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, कांस्टेंट हट गया तो मैं बोल सकता हूं T1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A की। तो ये कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल में चले गया, तो यहां पर हम इस तरीके की कंडीशन को भी बोल सकते हैं। तो अब देखो हाफ लाइफ आप थर्ड ऑर्डर की निकाल सकते हो, सेकंड ऑर्डर की निकाल सकते हो, कंपटीशन में आती भी है तो आप उसे इजीली कर सकते हो। इस तरह से आप मान लो थर्ड ऑर्डर की भी करते हो, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर की दिखा रहा हूं। देखो अगर मान लो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन पूछ ले तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 3, उसको आप नोट डाउन कर लिए ना पहले वाले को। अब आप इस थर्ड ऑर्डर का टॉपिक आओ, थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन, उसको समझते हैं। देखो 3 कर लिया मैंने, मतलब यहाँ था कि n मतलब 3 है, रेट कांस्टेंट थर्ड ऑर्डर का है, यहाँ पे n की जगह हो गए 3, ठीक है, यहाँ पर RT यहाँ पे 3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे n की जगह 3, ठीक है, ये हो गया ना थर्ड ऑर्डर। इसको आओगे K3, ध्यान देना t को नीचे भेज दिया, इधर क्या आ गया 3 में से 2 तो 2 आ गया, ठीक है, इधर 2, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है, वापस आए K3, स्पष्ट देखना यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर अपने हाँ वही बात। अब ये तो एक मिनट पहले इसको रख कर देता हूँ, इसमें कंफ्यूज हो गया। ये आ गया हमारे पास थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का इंटीग्रल
रेट इक्वेशन ये देखिएगा थर्ड ऑर्डर की, ठीक है। अब आप वही बात हाफ लाइफ करते, तो हाफ लाइफ वही है, जब आप टी को लेते हो टी हाफ, तो इस आर टी की जगह क्या लोगे आर नॉट बाई 2, जिसे हाफ लाइफ निकाल रहा हूं मैं, तो टी वो टी क्या हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर, हाफ लाइफ, ये तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का ये तो, ठीक है। अब इसकी हाफ लाइफ देखते हैं, तो 1/2 टी हाफ 1 अपॉन आर, देखो ध्यान देना टी की जगह टी हाफ रख रहे हो, तो इस आर टी की जगह आर नॉट बाई 2, सेम वही रहेगा आर नॉट बाई 2 ऊपर आ गया, ठीक है, हो गया ना। और यहाँ पर आर नॉट बाई 2 स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर लिखता हूँ, 1/RT की जगह स्क्वायर है, तो आर टी की जगह आपने क्या रखा आर नॉट बाई 2, मतलब यहाँ देंगे आर नॉट बाई 2 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर दे दो यहाँ पे, क्योंकि आर टी की जगह तो आप आर नॉट बाई 2 रख रहे हो, बाकी स्क्वायर कैसे -1 अपॉन आर नोट का स्क्वायर। देखो एक बार कोई डाउट है क्या इसमें, यहाँ पर वो स्क्वायर पे स्क्वायर जाएगा और ये हो जाएगा 4 ऊपर चले जाएगा, मतलब मैं इसको यहीं पे रखता हूँ सही, यहाँ हमारे पास हो गया स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में यहाँ पे लेता हूँ इसको मैं रख देता हूँ, तो एलसीएम लेता हूँ इसका, देखो वही A3 इक्वल 1/2 T 1/2 हो गया, यहाँ पे एलसीएम आर नोट का स्क्वायर यही है, ऊपर क्या है 4 - 1, तो हमारे पास आ गया A3 बराबर 1/2 T 1/2 यानी हाफ T हाफ, यहाँ पे आ गया 3 अपॉन आर नोट का स्क्वायर, देखो ये तो हुआ 3 आर नोट का स्क्वायर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो है A3 बराबर 3/2 या टी हाफ लिखना है यहाँ पे, टी 1/2 हाफ, टी हाफ इधर ले गया तो 2 के आर नोट का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ। ये तो है इंटीग्रल रेट इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का, और ये है थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ। इसे आप प्रॉपर रूप से नोट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी हाफ लाइफ निकाले थर्ड ऑर्डर की। अगर आप जैसे ये आर नोट है, आर नोट को मैंने क्या बोला था ए बोला था, तो जैसे आप ए पढ़ रहे हो तो यहाँ पे लगा दो ए का स्क्वायर, यहाँ पे थर्ड, ठीक है 3 ऑर्डर का है, तो ये 3 ऑर्डर की हाफ लाइफ होगा, ए लिख दो या आर नोट लिख दो जैसे आपके बैठे। तो कंपटीशन में काफी क्वेश्चन आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अगर हमें ये फॉर्मूला बनाना आता है तो हमें मेन चीज रखनी है ये फॉर्मूला याद, अगर ये फॉर्मूला में याद है तो हम इससे रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट के बाद हम हाफ लाइफ निकालना जानते हो। अब एक बात आती है देखो इंपॉर्टेंट, कि हाफ लाइफ, ये फॉर्मूला मैं रख नहीं करता, हाफ लाइफ कैसे डिनोट होती है हर ऑर्डर के लिए, ध्यान देना। देखो आपने पढ़ा जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ और थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ, इन सबके फॉर्मूले थर्ड ऑर्डर के लिए, इन सबके अगर आप फॉर्मूले देखते हो तो यहां देखो ध्यान देना, ये थर्ड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या हो रहा है 1/2, जो नंबर है उनको हटा दो प्रोपोर्शनल, एक को हटा दो नंबर को हटा दो, क्या बचा 1/a², यही तो बचा, देखो प्रोपोर्शनल में चलेगा बाकी तो कांस्टेंट करके ये देखो बच गया। अब एक बात बताओ, अभी मैंने सेकंड ऑर्डर का बताया था, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या था 1/2 हाफ लाइफ बता रहा हूं, प्रोपोर्शनल 1/a, ये बताया था सेकंड ऑर्डर के लिए, अभी दिखाया था, ठीक है। तो एक बात हमारी स्पष्ट हो गई कि इन सभी की से एक जनरल फॉर्मूला बन गया जिससे हमें आगे दिक्कत ना आए, हमसे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे तो हम उसे इजीली बता दें। एक तो ये, दूसरा है हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक वाला फॉर्मूला है वो है हमें t 1/2 प्रोपोर्शनल 1/a n - 1, जैसे ये था उसी तरह से ये, इस फॉर्मूले से हम किसी भी तरह का घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसे इजीली समझ लेंगे। जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है के हाफ लाइफ है, जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है, ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए की जगह आपको आर नोट भी मिल सकता है एग्जाम में, तो ए की जगह आर नोट भी ले सकते हो आप, अभी बताया ना आर नोट ए इक्वल है इनिशियल कंसंट्रेशन को शो करते हैं दोनों, एनसीईआरटी में दे रखा है, अपनी बुक में दे रखा है, जैसे भी है, या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ये देखो, ये देखो, इससे कंफ्यूज होता है।
मेन जो फंडामेंटल है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया एन क्या है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब मैं आपसे कहूँ क्या जीरो ऑर्डर, हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर के लिए एन क्या है, जीरो है, ध्यान देना। तो टी 1/2 प्रोपोर्शनल 1/a, 0 - 1 मतलब -r, क्या गया ना, देखो जीरो है ना, दे ऊपर चले गया तो क्या आ गया हमारे पास टी 1/2 प्रोपोर्शनल ये आ गया। और अगर आपको ध्यान हो तो जीरो ऑर्डर का हमने बताया क्या लिखा था, ये लिखा था k बराबर x/t, फिर हमने t हाफ लिखा था यहाँ पे, तो x को क्या लिखा था a/2, मतलब हमारे पास आ गया था t हाफ बराबर a/2 की। ये जीरो ऑर्डर का था, पता है ना सबको। जीरो ऑर्डर का जब इंटीग्रल इंटीग्रेशन और हाफ लाइफ बताई तो ये था। आप प्रोपोर्शनल डाले हो तो ये हट गया, क्या ये बन गया, क्या बिल्कुल ये बन गया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पता लग गया कि जीरो ऑर्डर के लिए ए इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाफ लाइफ पे। मतलब जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ती है तो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है, इसलिए जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दो बातें हमें पता लगी। अब बात आते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान देना। फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में n क्या आएगा, 1 आएगा। वहां पर वही t हाफ प्रोपोर्शनल 1/, देखो ये a 2 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है 1 - 1, तो क्या आ गया t हाफ प्रोपोर्शनल 1 - 1। किसी भी पावर जीरो होती है, किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो क्या मुझे बताओ कहीं ये है क्या, नहीं है। इसका मतलब पता है क्या, फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपको फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का तो ये है, देखो कहीं है क्या इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ए, नहीं है ना, ये पता है क्या। तो क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, नहीं कर रही। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी चेंज कर दो, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की, ध्यान देना। अगर हम सेकंड ऑर्डर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, t हाफ प्रोपोर्शनल 1/a, a n क्या है, सेकंड है, तो 2 - 1 मतलब हमारे पास आ गया t 1/2 प्रोपोर्शनल 1/a, ये आ गया। जो हमने अभी समझा भी था। तो क्या सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बिल्कुल कर रही है, ये पे डिपेंड कर रही है ना। कैसे डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर बढ़ेगी तो हाफ लाइफ पर क्या होगा, तो आप बोलोगे हाफ लाइफ घटेगी, डिक्रीज होगी। देखो इनवर्स है दोनों, लेकिन यहाँ हाफ लाइफ देखो जीरो ऑर्डर की इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होगी, डिक्रीज होगी अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर में वही t 1/2 प्रोपोर्शनल वही 1/a, n - 1 मतलब 3 - 1, ठीक है। यहाँ पर t 1/2 प्रोपोर्शनल 1/a का स्क्वायर। ये भी वही बात है, थर्ड ऑर्डर में भी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था कि आपसे पूछा गया था कंपटीशन में कि कोई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और कोई थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन को 10% इंक्रीज कर दिया, ध्यान देना। एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन और एक थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन को 10% इंक्रीज कर दिया, तो किसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी या इंक्रीज होगी, तो देखो ध्यान देना किसकी हाफ लाइफ दोनों में ज्यादा है। एक बात मैं यहाँ पे इसको समझाया था ढंग से, आप लोग ढंग से देखना इसको। क्वेश्चन ये था आपके पास कि एक तो है सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन और एक है थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, दोनों की जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए है उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सेम इंक्रीज किया, दोनों को ही सेम इंक्रीज किया, 10% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज का सीन है, ये ए है, या इसको कंफ्यूज हो, तो दोनों की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया।
तो हाफ लाइफ किसकी ज्यादा होगी, T1/2 की या T1/2 की, इन दोनों में देखना है। और यहाँ बोल दिया कि रेट कांस्टेंट भी सेम है यहाँ पे, तो सब कुछ मान नहीं बोला तो भी हमें हाफ लाइफ देखनी है। सबसे पहले बताओ ये ए है, अगर मान लो ये 2 था 1/2, ठीक है, और ये भी मान लो वही 2 था, लेकिन ये तो स्क्वायर में है, मतलब अगर ए इंक्रीज होगा तो ए का तो स्क्वायर भी हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर भी हो रहा है ना, इसका थर्ड ऑर्डर में देखो स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ए की वैल्यू ज्यादा है ना, ये जो स्क्वायर में है, तो इसका अगर ये दोनों के ए को आपने इंक्रीज किया तो इसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी, इसी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ए पर, इसका क्या मतलब है टी हाफ ज्यादा डिक्रीज होगा, इसका टी हाफ ज्यादा डिक्रीज होगा अगर ए ज्यादा इंक्रीज होगा तो, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर ये दोनों बात आ रही समझ में। और यहां अगर फर्स्ट ऑर्डर कर दे तो फर्स्ट ऑर्डर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, ठीक है, लेकिन यहां कर दे जीरो ऑर्डर तो जीरो ऑर्डर पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जीरो ऑर्डर में क्या है, ये रहा ए अगर बढ़ेगा तो हाफ लाइफ तो डिक्रीज तो ही नहीं, इन दोनों की डिक्रीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टी हाफ किसका होगा, जीरो ऑर्डर का होगा इन सब में। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपकी जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसे कर पाओगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।